हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशो नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 21 अब आगे। अब तक आपने पढ़ा, धरा जब क्लास में होती है तो उसे अंजलि का फोन आता है। वो उसे बताती है कि लैला को रिप्लेस करके माया उसके फिल्म में फीमेल लीड बन गई है, जिसे जानकर धरा को अच्छा नहीं लगता तो वो लैला से मिलने जाती है। तो लैला उसे बताती है कि इन्वेस्ट की वजह से वो उस फिल्म में अब काम नहीं कर सकती। तब धरा को पिछले जन्म का याद आता है कि इन्वेस्टर कोई और नहीं यश था, जो पिछले जन्म में भी माया का सपोर्ट करता था। उसके बाद लैला को धरा थर्ड फीमेल लीड का रोल दिलाने में कामयाब रहती है। जब माया अपने ड्रेसिंग रूम में आती है तो वो बहुत ही घमंड करती है, जिसमें उसे जूनियर भी उसके आगे पीछे घूमते हैं। लैला वहां से बाहर निकल जाती है क्योंकि पहले फीमेल लीड होने की वजह से और अब थर्ड फीमेल लीड होने की वजह से वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाई थी। तभी कोई उसे खींचकर वहां से ले जाता है। अब आगे। फलक, तुम ये क्या कर रही हो और किस बारे में बात कर रही हो? लैला ने पूछा। लैला, तुम इस बात का दिखाओ मत करो कि तुम नहीं जानती कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने से बड़े लोगों का कैसे सम्मान करना चाहिए। मिस माहेश्वरी फीमेल लीड है, लेकिन तुमने उसे हेलो भी नहीं कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़ी स्टार हो? मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया। मैं सब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जगह ढूंढ रही थी। फलक की बातें बेबुनियाद थी। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। आज मैं तुम्हें मिस महेश्वरी के लिए सबक सिखाऊंगी। तुम्हें बताऊंगी कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए और ये भी समझाऊंगी कि फीमेल लीड कौन है। फलक ने अपनी आंखें घुमाई और एक कुटिल मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और लैला के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जब फलक में पीछे देखा तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और जोर से चिल्लाई, धरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस फलक, क्या तुमने अभी कहा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए? तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ बड़ा कौन है। और उसने एक थप्पड़ खींचकर फलक को मार दिया। धरा ने फलक के चेहरे पर इतनी जोर से मारा था कि उसके गालों पर धरा के उंगलियों के निशान छप गए थे। फलक की आंखों के सामने एक पल के लिए तो अंधेरा छा गया। फिर उसने अपना चेहरा देखा और पागलों की तरह चिल्लाई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? धरा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम अच्छे से समझ गई होगी कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। ठीक है फलक, तुम्हें लैला के सामने बड़े होने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। डेब्यू के मामले में लैला ने तुमसे पहले डेब्यू किया था और बहुत सारे रोल भी किए, और इस फिल्म में माया और मेरे अलावा वो थर्ड फीमेल लीड भी हैं, और तुम इसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लैला के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए सजा दी जा सकती है? मैं। धारा के शब्दों ने फलक को अवाक कर दिया। वो वही थी जिसने बड़े होने की बात की थी, और अब अगर उसने इस बात को मना किया तो उसके चेहरे पर ही तमाचा जैसा होगा। इसके अलावा धरा सही थी, इस फिल्म में वो बस एक छोटी सी साइड रोल कर रही थी। हालांकि वो माया का फेवर पाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया, और उसे धरा उतनी अच्छी नहीं लगती थी और वो बस सेकंड फीमेल लीड थी। आखिरकार वो उससे अपमानित कैसे हो सकती थी? फलक ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक अपनी खोई हुई मुस्कान के साथ बोली, मैं इसे इस तरह से नहीं समझ सकी मिस माहेश्वरी। जब मैंने मिस लैला को इस तरह से वहां से जाते देखा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो तुम मुझे बता रही हो कि तुम माया की चमची हो? धरा ने व्यंग्य से कहा। मैं। फलक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। समझाने की जरूरत नहीं है, घरा उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। अगर तुम डाग नहीं हो तो क्या तुम इतनी वफादार हो सकती हो, या फिर माया ने तुम्हें कुछ दिलाने का वादा किया होगा और इसलिए तुम यहाँ हमें बस परेशान करने आई हो? फलक का चेहरा और भी ज्यादा बेकार हो गया और उसने अपने होठों को काटे। भले ही वो इस बात को मना नहीं कर सकती थी कि वो जो भी बोल रही थी वो सच है, इसलिए उसने धरा की बातों को मना नहीं किया। लैला से तुरंत माफी मांगो, आगे मुझे तुम्हारी इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, लगभग धरा ने उसे ऑर्डर देने वाले ढंग से कहा। फलक ने लगभग अपने कोठी काट लिए थे, जिससे उसके होठों से खून आने लगा। वो ऐसा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि आगे जाकर उसे ही परेशानी उठानी पड़ी। लैला, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बहुत ही गुस्से में थी और अगली बार से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। लैला ने बिना भाव के उसकी ओर देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तुम ये याद रखना, फ्यूचर में तुम्हें लैला से दूर रहना होगा। फलक ने अपने सिर हिलाया और मुड़ी। उसकी नजर लैला पर पड़ी और फिर वहां से भाग गई। लैला, क्या तुम ठीक हो? धरा ने पलट कर पूछा। लैला ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है धरा, तुम यहाँ क्यों आई? जैसे ही तुम स्क्रिप्ट के साथ बाहर आए फलक ने तुम्हारा पीछा किया, इसलिए मुझे भी तुम्हारी चिंता होने लगी। मुझे पता था कि वो चीजों को और भी मुश्किल बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। भूल जाओ धरा, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे और ये हमारे गुस्से के लायक नहीं है। लैला का नेचर पहले जैसा ही था, शांत और नर्म। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे फलक ने परेशान किया है। लैला, हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आगे चलकर हमें और भी ज्यादा परेशान करेंगे। धरा ने लैला के कंधे पे हाथ रखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कमाने के लिए आपको अपनी सेफ्टी का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तुम कमजोर हो तो दुश्मन तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करेंगे। तो लंबे समय तक यहाँ पर टिके रहने के लिए तुम्हें इससे निपटने का तरीका आना चाहिए।
धरा, मैं बस अपना रोल अच्छे से निभाना चाहती और कड़ी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहती हूँ और इस मौके को जाने नहीं देना चाहती हूँ। लैला, मुझे पता है कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस फील्ड में अगर तुम्हारे पास एक मजबूत ढाल नहीं है तो तुम्हारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम पहले परेशानी खड़ी ना भी करें, दूसरे हमें जरूर मुसीबत में डालेंगे। वो आपको एक के बाद एक नए तरीकों से परेशान करेंगे और हर तरह की परेशानी खड़ी करेंगे ताकि तुम एक अच्छा रोल प्ले ना कर सको, और यहाँ तक कि वो तुम्हारे फेम को भी बर्बाद कर सकते हैं। यह आपकी गलती नहीं है कि आपको फीमेल लीड रोल प्ले करने का मौका दिया और आपको थर्ड फीमेल लीड का रोल मिला, लेकिन तुम्हें इसका भी फायदा उठाना चाहिए। लैला चुपचाप उसकी बात सुनती रही और उसकी कोमल आंखें धीरे धीरे और भी ज्यादा प्यारी दिखाई देने लगी। धरा, मैं समझती हूँ, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। अनाउंसमेंट पार्टी में बहुत सारे मीडिया वाले आए थे और उन्होंने फीमेल लीड और मेन लीड की बहुत सारी फोटो ली। माया ने एक वाइट ड्रेस पहनी थी और उसने बहुत ही महंगे ब्रांड के पर्स कैरी किया था। वो अबीर राजवंश के साथ खड़ी थी, जिससे सभी लोगों का ध्यान उस पर ही जा रहा था। अबीर राजवंश, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बार आपके प्ले किए गए रोल और पहले वाले रोल में क्या अंतर है? आज अबीर ने ब्लैक कलर के सूट को पहना था और वो आज रोज के मुकाबले ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। राजवंश होने की वजह से उसके फीचर्स काफी अच्छे थे और वो सभी को एक प्यारी मुस्कान के साथ देख रहा था, जिसकी वजह से सभी कैमरों का फोकस उस पर ही था। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स भी उसे घेरे हुए थे। अबीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं डायरेक्टर अभिनव के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी फिल्में काफी अच्छी होती हैं। पहले मुझे जितने भी रोल मिले थे वो न्यू जनरेशन के थे और मैंने ओल्ड जनरेशन के रोल कभी नहीं किए, इस वजह से मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। मिस्टर राजवंश, मैंने सुना है कि इस बार सपोर्टिंग एक्टर भी नए नए लोग हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हर एक्टर कभी ना कभी नया ही होता है और वो इसी तरह शुरुआत करता है। इससे भी ज्यादा मैं इस बात से निश्चित हूँ कि डायरेक्टर अभिनव ने उन्हें चुना है, क्योंकि मुझे उनकी आंखों पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को ही चुनाव होगा। अबीर के शब्द बहुत छोटे और स्पष्ट थे। उन्होंने न केवल डायरेक्टर अभिनव की तारीफ की, बल्कि उन्होंने नए नए एक्ट्रेस का भी वेलकम किया, जिससे पता चलता है कि वो इस मामले में कितना अच्छा था। मिस माहेश्वरी, क्या आप फिल्म अकादमी की एक स्टूडेंट हैं? एक रिपोर्टर ने अचानक पूछा। हाँ, मुझे पिछले साल फिल्म अकादमी में एडमिशन मिला था और मैं अभी भी वही हूँ। मैंने सुना है कि डायरेक्टर अभिनव ने आपकी काफी तारीफ की, इसलिए ये देखा जा सकता है कि आप सच में काफी अच्छी हैं। ये सुनते ही माया की अभिव्यक्ति अचानक से बदल गई और तभी किसी ने कहा कि डायरेक्टर अभिनव ने जिस व्यक्ति की तारीफ की वो धरा माहेश्वरी हैं, जिन्होंने सेकंड फीमेल लीड का रोल निभाने के लिए हामी भारी हैं और इस साल वे फर्स्ट ईयर की न्यू स्टूडेंट भी हैं। तभी वो रिपोर्टर हंसने लगा और बोला, गलती के लिए मुझे माफ करें मिस धरा माहेश्वरी, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। पहले ही जब रिपोर्टर ने माया से सवाल पूछा और माया के चेहरे को देखकर धरा इसी बात से खुश थी, तो उसे उसकी माफी की कोई परवाह नहीं थी। दोनों एक साथ स्कूल में थे, लेकिन डायरेक्टर अभिनव ने फीमेल लीड के बजाय सेकंड फीमेल की काफी तारीफ की, लेकिन इस समय फलक ने आग में घी डाल दिया। किस तरह का ये बकवास रिपोर्टर है? आप किस तरह की बकवास सवाल पूछ रहे हैं? फलक, चुप रहो, माया ने उसकी फटकार लगाई और चली गई। अरे सिस्टर माया। में दूसरी तरफ धरा रिपोर्टर से निपटने में व्यस्त थी और अपनी ऊंची हील्स की सैंडल की वजह से काफी परेशान भी थी। जब उसे लगा कि अब वो गिरने ही वाली है तो उसका शरीर थोड़ा झुक गया। वो गिरने वाली थी तब तक दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। धरा लगभग अबीर की बाहों में गिर पड़ी, क्योंकि अब उसे खड़े रहा नहीं जा रहा था। तुम ठीक तो हो? अबीर ने चिंता से पूछा। धरा ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए आपको थैंक यू। थोड़ी दूरी पर किसी ने उनकी फोटो ली और सामने वाले ने उस फोन को अपने पीछे बैठे एक आदमी को बढ़ा दिया। चैप्टर 22 अब तक आपने पढ़ा। फलक लैला को धमकाती है, तब धरा लैला का साथ देती है और फलक को लैला से माफी मांगने के लिए बोलती है, तो फलक लैला से माफी मांगकर गुस्से में वहां से चली जाती है। शाम को जब डिनर पार्टी होती है तो रिपोर्टर अबीर से अलग अलग सवाल पूछते हैं, जिससे वो खुशी खुशी सभी का अच्छे से जवाब देता है, लेकिन सभी लोगों को ये अजीब लगता है कि डायरेक्टर अभिनव ने सेकंड फीमेल लीड की तारीफ की, ना कि मेल लीड की। जब धारा काफी देर तक खड़े रहती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, तो अबीर उसे संभाल लेता है। तभी कोई उनकी फोटो खींच लेता है। अब आगे डिनर पार्टी आधी रात तक चला। धरा सबसे मिलने की वजह से काफी ज्यादा ड्रिंक पी चुकी थी। पहले जब उसने शुरू में पीना शुरू किया था तो उसे बस मीठा महसूस हुआ, लेकिन लास्ट में आते आते वो थोड़ा नशे में हो गई थी। वो स्कूल में वापस जाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई थी। मैडम, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, मैं आपको लेने आया हूँ। ड्राइवर मुकेश। हाँ मैडम, कार में बैठिए। कार में बहुत अच्छी कलोन की खुशबू आ रही थी। धरा को काफी अच्छा महसूस हुआ। जब वो कार में बैठी तो उसने महसूस किया कि वो खुशबू और भी ज्यादा तेज हो गई। धरा ने उस मौके का फायदा उठाया और सीधे उस इंसान से चिपकते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है।
कबीर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, धरा क्या तुमने ड्रिंक की है? धरा ने बस हाँ में सिर हिलाया और अपना छोटा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तभी उसे कबीर की ठंडी आवाज आई, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे दिए गए छूट का फायदा उठा रही है। तुम्हें किसने कहा कि तुम ड्रिंक कर सकती हो? ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा ड्रिंक पिया है। धरा ने अपना सिर उठाया और थोड़े नशे में मुंह सिकोते हुए बोली, इतना कंजूस भी मत बनो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया और कबीर की बाहों में गिर गई। हनी, तुम्हारी खुशबू तो सचमुच बहुत अच्छी है। कबीर थोड़ा जम गया। धरा, तुमने क्या कहा, फिर कहो। धरा ने फिर से अपना सिर उठाया और कबीर की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, हनी तुम बहुत सुंदर हो। इस समय उन दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। धरा के गाल ड्रिंक करने की वजह से लाल हो गए थे। उसकी आंखों की पलकें तितली के जैसे फड़फड़ा रही थी और उसका होठ थोड़ा कांप रहा था। उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था। वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। वो समय समय पर अपने बाल को पीछे करने की कोशिश कर रही थी और इससे भी बुरी बात थी कि वो कुछ ज्यादा ही कबीर से चिपक रही थी। लेकिन कबीर के बगल में बैठी उस लड़की को जरा भी इस बात का एहसास नहीं था और वो उसे और भी ज्यादा चिपकती जा रही थी, जिससे कबीर, जो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। लेकिन जब उसे धरा के कॉन्ट्रैक्ट की याद आई तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम कुछ ज्यादा ही चिपक रही हो। क्या? धरा ने अपना सिर उठाया और अपनी आधी आंखें खोलते हुए बोली, तुम तो सचमुच जू में रहने वाले किसी जानवर की तरह दिख रहे हो। जू में रहने वाले जानवर बहुत प्यारे होते हैं। कबीर इतने गुस्से में था कि वो गुस्से से फटने ही वाला था। अरे क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं कभी भी जू में नहीं गई। धरा की आवाज अचानक धीमी हो गई। जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ मुझे बहुत मेहनत करके जू ले जाना चाहती थी और जो पैसे उन्होंने कमाए वो मेरे खाने और कपड़ों को पूरा नहीं कर सकता था। मुझे अक्सर लास्ट में खाने के लिए मिलता था, जिसकी वजह से मुझे खाना कम ही मिलता था और अगले खाने के लिए मुझे काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। तब मैं जू में कैसे जा सकती थी? उसके बाद मेरी माँ मेरा खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए उन्होंने मेरे पिता के घर मुझे भेज दिया। मुझे अपने पिता के घर में कपड़े और खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती हैं और मेरी दादी मुझे एक नाजायज़ बेटी के रूप में देखती हैं और वह भी मुझे पसंद नहीं करती। वह मेरी बहनों के बचे हुए कपड़े पहनने के लिए बोलती है। हर वीकेंड में मेरे पिता और चाची मेरी बहनों को जू ले जाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और मुझे वहां ले जाने के लिए मना कर दिया। स्कूल में मैंने अपने फ्रेंड को उन प्यारे जानवरों के बारे में सुना तो मुझे उनसे बहुत जलन होने लगी। धरा की बातों को कबीर ने चुपचाप केवल सुना तो उसने महसूस किया कि उसका दिल अचानक भारी हो गया और उसे अजीब सा दर्द हुआ। अरे मैंने सोचा जब मैं छोटी थी तो केवल मैं ही जू नहीं गई, पता चला तुम भी जू नहीं गए हो। ठीक है, हम साथ चलेंगे। इसके बारे में बोलते हुए वो और भी ज्यादा दुखी लगने लगी। कबीर ने धरा की ओर देखा और वो थोड़ा झुक गया। उसने देखा कि धरा के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू भी गिर रहे थे। उस पर कबीर ने यह महसूस हुआ कि सच में उसके दिल में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। लगभग उसने अनजाने में उसे हाथ बढ़ाकर धीरे से अपने गले लगा लिया। तभी घर आ गया। घर पर कबीर धरा को वापस कमरे में ले गया। रास्ते में उसका व्यवहार भी अच्छा था। वो सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी जो उसकी बाहों से लिपटी हुई थी। कबीर ने धरा को बिस्तर पर सुलाया। शराब की हल्की सी गंध कबीर के ऊपर से भी आने लगी और उसने जल्दी से चीख कर अपनी टाई खींचते हुए खोल दी। लेकिन जब उसने अपना सिर फिर नीचे किया तो उसने देखा धरा ने एक छोटी सी ड्रेस पहनी थी और वो कपड़े ऐसे डिजाइन हुए थे जैसे वो उसके हॉट फिगर को दिखा रहे हों और यह एक तरह कबीर को उकसा रहे थे। उसने खुद को कंट्रोल किया और उसने उसकी मदद करना चाहा ताकि वो आराम से सो सके। जैसे ही कबीर उसकी पीठ के जीप को खोलने ही वाला था, धरा पलट गई और उसके कबीर को चारों तरफ से पकड़ लिया। धरा ने कबीर को गले लगा लिया। कबीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो उसकी बाड़ी पर गिर गया। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। पहल भी उन्होंने एक दूसरों को बिना कपड़ों के एक दूसरे को गले लगाया था, लेकिन उस वक्त तक कबीर को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि धरा का फिगर वास्तव में इतना अच्छा है। कबीर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। हनी, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ और कस के पकड़ना चाहती हूँ। कबीर ने धरा को घूर कर देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब धरा नशे में होती है तो वो एक अलग ही औरत बन जाती है। इस समय वो वास्तव में बच्चों जैसा व्यवहार कर रही थी। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? तो क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? धरा ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए उसकी ओर देखा, जिसे देखकर कबीर को लगा कि यह उसे ऐसे ही पागल कर देगी। धरा, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बातों पर बाद में अफसोस होगा? बोलने के बाद कबीर ने अपना सिर नीचे कर दिया और इससे पहले कि कबीर संभल पाता, धरा ने उसे चूम लिया।
कबीर को यह एहसास बहुत ही मीठा और नर्म महसूस हुआ और यह एहसास भी सीधे उसके दिल पर लगा और उसने धीरे धीरे उसे और भी अच्छे से किस करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया हुआ था और समय के साथ उनकी किस और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। लेकिन उस समय उसे एक आवाज आई और वह आवाज उल्टी की थी। अचानक से धरा ने उल्टी कर दी। उसकी वजह से कबीर का चेहरा काला पड़ गया। वो जब से इस लड़की से मिला था उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें होती जा रही थी और अब एक ही एक धरा ने उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। कबीर अब सब साफ करना चाहता था, इसलिए उसने धरा को बेड से उठाया और जल्दी से बाथरूम में ले जाकर बाथटब में फेंक दिया। उसने शावर चालू किया और उसके ऊपर पानी डालने लगा। चैप्टर 23। अब तक आपने पढ़ा, धरा जब पार्टी से आती है तो कबीर को पता चलता है कि धरा ने ड्रिंक की है, जिससे वह उससे थोड़ा गुस्सा होता है। लेकिन धरा की बच्चों जैसी हरकतों की वजह से वह उसे कुछ नहीं बोल पाता। धरा कबीर को नशे में अपने बचपन की बुरी यादें भी बताती है, जिससे कबीर काफी भावुक हो जाता है। जब धरा घर पहुंचती है तो कबीर धरा को बेड पर सुलाता है। तभी अचानक धरा उसे खींच लेती है, जिसकी वजह से दोनों में किस हो जाता है। लेकिन तभी धरा कबीर के ऊपर वोमिट कर देती है, जिसकी वजह से कबीर गुस्सा में धरा को उठकर बाथटब में फेंक देता है। अब आगे ठंडे पानी में अचानक से फेंके जाने की वजह से धरा जोर से चिल्लाई, कमीने, तुमने मुझे ठंडे पानी में फेंकने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाथटब में धरा बचने के लिए हाथ पैर मार रही थी और गुस्से में ये सब चिल्ला रही थी। कमीने, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे कमीना कहने की? है बहुत अच्छा, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह मुझे और क्या क्या बोलती है। कबीर को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने अभी भी वही कपड़े पहने थे। उसने बाथटब में कदम रखा और उसे अच्छे से शावर ऑन करके धोने लगा, ये सोचकर कि वो कितना गंदा था। अब उसे खुद से ही बदबू आने लगी। वो धरा को जोर से रगड़ने लगा। धरा को दर्द हो रहा था तो वो दर्द की वजह से जोर से चिल्लाई और बोली, तुम मुझे मार डालना चाहते हो? सचमुच धरा, क्या तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे इस तरह से बोलो? कबीर ने उसकी ओर गुस्से से देखा और उसका मन हो रहा था कि वो इसी तरह से उसे नहलाता रहे। उसकी ताकत धरा से ज्यादा थी। इससे पहले कि धरा उसका कोई विरोध कर पाती, कबीर ने उसे कुछ मिनट में ही जकड़ लिया था। धरा के कपड़े फट गए थे और उसके कंधे से ड्रेस फिसल गई थी, जिसकी वजह से उसका अट्रैक्टिव फिगर साफ नजर आ रहा था। पानी अभी भी उसके सिर से नीचे गिर रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल भी खुल नहीं पा रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि वो किसी तरह से बाथटब से निकलना चाहती थी। कैसे पति हो तुम एक भेड़िया हो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम इस हालत में भी मुझे धमकी देने के बारे में सोच रही हो। धरा उसे पीटना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कबीर को बचपन से ही दूसरों से अपना ख्याल रखवाने की आदत थी। आज उसने पहली बार किसी के लिए इतना सब किया और उसे गालियां और तलाक देने की बातें सुनने को मिल रही थी। इस दुनिया में केवल यही एक लड़की थी जो उसे तरह से परेशान कर सकती थी। सभी लड़कियां उससे शादी तो करना चाहती थी, लेकिन कोई भी उनमें से उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। कबीर ने सोचा, सच में ये लड़की पागल है। कबीर ने धरा की ओर देखा, जिसके रोने की वजह से उसकी आंख और नाक लाल हो गए थे। उसकी पलकों से आंसू गिर रहे थे। वो एक गरीब छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जिसे किसी ने छोड़ दिया हो। कबीर अब उसे इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसने आहें भरते हुए खुद को समझाया कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो खुद को मना नहीं सका। उसे नहीं पता था कि वो धरा के साथ इतना ज्यादा वो अटैच क्यों हो गया था। अंत में कबीर ने धरा को बाथटब से बाहर निकाला और कमरे में ले गया। सुबह जब धरा सिर दर्द से उठी और जब उसने अजीब छत को देखा तो उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। ये कौन सी जगह है और वो यहाँ कैसे आए? और कल रात तो वो डिनर पार्टी में थी और उसने बहुत सारी वाइन पी थी और फिर वो बेहोश हो गई। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। उसे बातों आधी अधूरी याद थी। तभी उसे याद आया कि उसे कबीर का ड्राइवर लेने आया था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। खुद को ऊपर से नीचे देखने के बाद उसे पता चला था कि उसने वास्तव में अपने कपड़े नहीं पहने थे और फिर वो सिर पकड़कर सोचने लगी कि उसके कपड़े किसने बदले। तभी वहाँ एक नौकर आ गई और बोली, मैडम ये आपके लिए हैंगओवर सूप है। धरा को कुछ याद नहीं था। उसने सोचा कि उससे ही पूछ ले तो वो बोली, कल रात मेरे कपड़े बदलने में क्या तुमने मेरी मदद की? वो नौकर भी खांसने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी उसे पीछे से कबीर की आवाज आई, नहीं मैंने किया, वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकता था। क्या धरा की आंखें चौड़ी हो गई? क्या तुम्हें मेरी सेवा पसंद नहीं आई? मिसेज राजवंश। कबीर की आंखों को देखकर धरा को पता चल गया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। इससे वह और ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, कबीर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? किसने कहा कि तुम मुझे छू सकते हो? क्या हुआ, अब तुम्हें मुझे हनी नहीं कहना? कबीर ने धरा की ओर व्यंग्य से देखते हुए कहा, अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने हनी बुलाया? धरा ने जवाब दिया। कबीर ने उसे गौर से देखा और बोला, अब तुम इस बात को मना करना चाहती हो? क्या तुम्हें याद नहीं है या फिर मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करूं? धरा को अचानक कुछ महसूस हुआ। कबीर थोड़ा मुस्कुराया, कल रात तुमने मुझे एक बार नहीं बल्कि बार बार हनी कह के बुलाया। क्या? धरा ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। अब उसे कुछ गलत होने का अंदाजा होने लगा। तुमने मेरे गले पर किस किया, गले लगाया और तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती थी क्या?
मेरा तो मजाक बन गया, धरा ने मन में सोचा। कबीर को हनी कहना ऐसी बात थी जो वो कभी होश में नहीं कर सकती थी। धरा के चेहरे के भाव को बिगड़ते हुए देखकर कबीर का मूड काफी अच्छा होगा। इसके अलावा तुमने जो भी कहा तुमने वो किया। कबीर रुको, बात करना बंद करो। उसने अपने हाथ से मुंह छुप लिया और चुपचाप आंखें बंद कर दी और कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगी। उसने कबीर को गले लगाया था और उसे हनी कहा था गले पर चूमना और फिर उसे किस करना, और फिर अचानक उसे याद आया कि उसने कबीर के ऊपर उल्टी भी कर दी थी। क्या उसने कबीर के ऊपर उल्टी कर दी? यह सोचकर धरा चौंक गई। उसने सोचा कि कबीर ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। भगवान, धरा वास्तव में इस समय खुद को मारना चाहती थी। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हस्बैंड वाइफ थे। उसे कबीर को हनी बुलाना, उसे किस करना और गले लगाना, ये सब बेशर्मों वाली हरकतें थी। इस समय वो वास्तव में कबीर की बहुत आभारी थी कि कबीर ने उसे सीधे घर से नहीं निकला, यहाँ तक कि उसने उसका ख्याल भी रखा। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो? क्या तुम ऐसी ही ड्रिंक करती हो? मैं धरा के जवाब का इंतजार किए बिना कबीर ने ऐसे स्वर में कहा कि धरा मना नहीं कर सकी। तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ड्रिंक करने की परमिशन नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दरवाजा खोला और जाने से पहले हैंगओवर सूप पीने के लिए बोला और अगले ही पल वो बाहर चला गया। फिर धरा ने सूप देखा और फिर मुंह बनाने लगी। धरा को अब कबीर से डर लग रहा था। अगर उसे कबीर ने हैंगओवर सूप पीने के लिए नहीं कहा होता तो वह उसे नहीं पीती। उसने सोचा कुछ महीनों बाद उनका तलाक हो सकता है, फिर वो इस तरह से उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। क्या उसे इस तरह से धरा को कंट्रोल करना चाहिए? कबीर के जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और सूप का एक घुट धरा ने पिया। वो सूप थोड़ा कड़वा और खट्टा था। उसने उसको लगभग थूक ही दिया। ये क्या बेकार है, ये बहुत बुरा है। धरा ने गिलास उठाया और पानी सूप में डालने वाली था, लेकिन कबीर जो अभी अभी गया था वापस आया और उसने गिलास पकड़ते हुए उसकी ओर घूर कर देखा। धरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सेफ ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। अब धरा बहस नहीं करना चाहती थी। कबीर तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। धरा ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और हैंगओवर सूप को पी लिया। अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो मार ही जाएगी। चैप्टर -24। अब तक आपने पढ़ा। अगले दिन जब धरा उठाती है तो उसे कबीर बताता है कि कल उसने क्या क्या किया, जिसकी वजह से धरा को बहुत शर्म आती है। कबीर धरा से ड्रिंक पीने के लिए मना करता है और बोलता है कि वो आगे से कभी भी ड्रिंक नहीं पी सकती। साथ ही कबीर धरा को सूप पीने के लिए बोलता है। पहले तो धरा मना कर देती है, लेकिन जब वो देखी है कि कबीर कितने गुस्से में है तब वो उसकी बात मानकर पी लेती है। आप आगे सुबह ब्रेकफास्ट में अलग अलग टाइप के खाने शेफ ने बनाए थे और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने सारा हैंगओवर सूप पी लिया है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो उसका स्वाद थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन वो सूप बहुत असरदार है और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। धरा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वो तो है, लेकिन फिर उसने ना चाहते हुए मुस्कुरा कर कहा, आंटी मैंने जो भी परेशानी खड़ी की थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मास्टर ने मुझे बार बार कहा था कि वो इतना घबरा गए थे कि लगभग खुद ही सूप बनाना चाहते थे। वो जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहता था। मैडम, मेरा मतलब ये है कि मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है, हमने उन्हें कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। कल आपने उल्टी की थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको साफ कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि मास्टर ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हालांकि वो पहले से जानती थी, लेकिन अब शेफ की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। किसी कारण से उसे अचानक महसूस हुआ कि उस सूप का स्वाद इतना बुरा भी नहीं था। कल रात अच्छी पार्टी के कारण धरा को अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना था, जिससे एक्टिंग में ज्यादा ग्रो हो सके। धरा ने सुबह के समय अपने सभी स्क्रिप्ट को याद किया। दोपहर का लंच करने के बाद उसने सोचा कि उसे थोड़ा टहलना चाहिए। जब वो बगीचे में आई तो उसे फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस रात कबीर के साथ आने के अलावा वो इस जगह को अच्छे से देखा नहीं पाई थी। अब उसे पता चल रहा था कि यहाँ पर बहुत ऐसे फूल थे जो आसानी से नहीं मिलते। अनजाने में वो उस जगह पर पहुंची जहाँ उस रात थोड़ा अंधेरा था। उसका शरीर अभी भी गर्म था। अचानक से उसे ठंड महसूस होने लगा। अनजाने में वो दाएं बाएं देखने लगी और अचानक से अजीब सी छाया उसे याद आने लगी। उसे अपने पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन उसके 2 कदम चलते ही उसे घास से हंसने की आवाज आई। इस पर उसके रोहटे खड़े हो गए। उसने न जानने का नाटक किया और भागना चाहती थी, लेकिन अचानक से एक सफेद छाया उसके सामने आ गई। भूत धरा तुरंत जम गई। जब वो वापस होश में आई तो सफेद छाया बिना किसी निशान के पास के झाड़ियां में चली गई। क्या उसमें अभी जो देखा, क्या वो वही नजारा था जो उसने उस रात देखा था? लेकिन उस रात रोशनी कम थी, लेकिन अब वो उसे बहुत साफ साफ देख सकती थी। उस चीज की गति इतनी तेज थी मानो वो गर्म पहिया हो। उसे तो कुछ प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसने ये भी देखा कि वो छाया गोले जैसी थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। इसके अलावा उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या चीज था। इस समय वो बहुत डरी हुई थी।
उसने अपने आप को काबू करने की कोशिश की और झाड़िया के पास जाने लगी। अचानक झाड़िया रुक गई और किसी चीज ने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। उसने अपना सिर पीछे किया, लेकिन वो देखकर तुरंत उसकी आंखें चौगी हो गई कि वो सफेद चीज उसके ठीक पीछे खड़ी है। वो गोल था, उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसे सफेद थे। उसके सिर पर छोटे कान थे और हाथ पैर लंबे दिखाई दे रहे थे। बड़ी और काली आंखों की जोड़ी थी, उसके होंठ नर और गुलाबी थी। तभी उसे कुछ आवाज आई, कैसा छोटा सा राक्षस है। एक कुत्ते और बिल्लियां तो नहीं हो सकते, पर बस पूंछ हिलाने और अपने लिए बाहर निकलते हैं। वो आगे नहीं बढ़ी। वो छोटी सी आकृति मुस्कुराई और फिर चमक गई और फिर से फूलों के बगीचे के बीच भाग गई। धरा ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन उसने फूलों की क्यारी की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं मिला। वो हवा की तरह गायब हो गया। धरा कुछ पल के लिए अब वहीं खड़ी रही और उसने सोचा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा प्यार भूत भी हो सकता है। हॉट ब्रोकन की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि वो एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था, उसमें मेकअप करने और कपड़े बदलने में बहुत समय लगता था, इसलिए कलाकार ग्रुप के साथ जल्दी पहुंच गए थे। ड्रेसिंग रूम में पूरे जोश का माहौल था और कई लोग मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा रहे थे। सभी एक्टर का मेकअप किट अपना अपना था। माया को एक नया जगह दिया गया था। वो अभी भी सबको परेशान करने के बारे में सोच रही थी। पहले मेरा मेकअप होगा, पहली महिला फर्स्ट फीमेल लीड और सेकंड फीमेल लीड की सपोर्टिंग रोल, जो एंटरटेनमेंट में फेमस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में स्टूडेंट थी। क्योंकि उस समय उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो जाने के बजाय उसमें ही शामिल हो गई थी। इस समय शनि धरा का मेकअप करने वाली थी और तभी उसे माया के रोने की आवाज से सुनाई दी। वो थोड़ा शर्मिंदा हुई। धरा कमरे से थोड़ा पीछे हो चुकी और शनि को देखकर मुस्कुराई। मैं खुद कर लूंगी शनि, आप जाओ और उनकी मदद करो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। अब वो जल्दी से वहां पहुंची और बाकी लोगों आपस में बात करते हुए मेकअप का इंतजार करते हैं। शनि अभी देर से पहुंची। वो धरा की उदारता को देखकर दिल गर्माहट महसूस कर रही थी। माया के ड्रेसिंग टेबल के बॉक्स को खोलकर शनि मेकअप करने वाली थी। उसका हाथ हटाकर माया बोलने लगी, मेरे चेहरे पर कैसा मेकअप किया है, क्या मेरी स्किन बर्बाद हो जाएगी। शनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत समझाया, मिस महेश्वरी, यह कोई बेकार प्रोडक्ट्स नहीं है, यह एक बड़े ब्रांड का मेकअप सेट है, ये पूरी तरह से अच्छा है। शनि ने से फिर समझाया, इस प्रकार के कॉस्मेटिक में आपका कवरेज काफी अच्छा होगा और फोटो भी काफी अच्छी आएगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है? माया खड़ी हो गई। माया आसानी से शनि पर हावी होने लगी। तुम्हारी ऐसा करे कि हिम्मत कैसे हुई, मुझे लगता है कि तुम अब काम नहीं करना चाहती हो। इतना कहने के साथ ही माया ने शनि का मेकअप बॉक्स पटक दिया।